हाल ही में नक्सलवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता ने सरेंडर किया है और इस सरेंडर के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में जल्द ही नक्सलवाद समाप्त हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि भारत में वर्तमान समय में नक्सलवाद की क्या स्थिति है, किस तरीके से सिचुएशन चेंज हुई है, पहले क्या सिचुएशन थी, अभी क्या सिचुएशन है, और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, क्या रणनीति अपनाई गई है जिसके परिणाम स्वरूप भारत में आपको नक्सलवाद में इतनी गिरावट देखने को मिली है। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले अपनी खबर देखते हैं। खबर अगर आप देखें तो एक बड़े आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी जो संगठन है उसके बड़े नेता थे जिनका नाम है टिप्पीरी तिरुपति, जिनको देवजी के नाम से भी बोला जाता है। अगर आप कभी नक्सलिज्म को पढ़ेंगे या कभी आप नक्सलिज्म कुछ वीडियोस देखेंगे तो ये नाम आप बहुत फेमिलियर अपने आप को इस नाम से पाएंगे। तो बहुत फेमिलियर नाम है, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादियों के, नक्सलवाद मूवमेंट के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। तो इन्होंने जो है एक इंपॉर्टेंट मोड़ पर आकर के सरेंडर कर दिया है अथॉरिटीज के सामने, पुलिस के सामने जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया है। देवजी के आत्मसमर्पण के बाद पार्टी का जो पॉलिट ब्यूरो याद रखना है आपको, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो अपने शीर्ष पर एक पॉलिट ब्यूरो बनाती है। पॉलिट ब्यूरो आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का डिसीजन मेकिंग आर्म होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट आर्म होता है। तो जैसे हमारी जो सरकार है, सरकार में कैबिनेट आपको देखने को मिलती है, तो इसको आप कैबिनेट की तरह मान सकते हैं। तो ये पॉलिट ब्यूरो क्या है? पॉलिट ब्यूरो कैबिनेट है जो कि नक्सलवादियों की सरकार को चलाता है। तो पॉलिट ब्यूरो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग जो है उसमें प्रभावी तौर पर अब एक ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रह गया है, एक ही सक्रिय मेंबर रह गया है। बाकी सारे मेंबर जो हैं वो या तो सरेंडर कर चुके हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर केंद्रीय समिति की बात करें, पॉलिट ब्यूरो के बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादियों में, उसमें सेकंड नंबर पर आता है आपका केंद्रीय समिति, सेंट्रल कमेटी। सेंट्रल कमेटी में अब केवल 5 सक्रिय मेंबर रह चुके हैं, बचे हुए हैं। पहले एक समय ऐसा भी था जब सेंट्रल कमेटी में 50 से ज्यादा मेंबर हुआ करते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो तमाम आंकड़े हैं, ये जो तमाम खबरें दिखाती हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी और भारत में नक्सलवाद जो है वो अपने अंतिम चरण पे मौजूद है, अपनी अंतिम सांसें जो है वो यहाँ से ले रहा है। तो ये हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स जो है वो लेकर के आए हैं। हमारे कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपका ऑनलाइन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है। आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे कोर्स में आपकी बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पर कवर की जाएंगी। सारा कोर्स यहाँ पर आपका कवर किया जाएगा, बिल्कुल बुनियाद से लेकर के आपको एडवांस तक। जितने भी सवाल यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में आते हों, चाहे वो मेंस में आते हों, तो मान लीजिए आप एक कॉलेज के स्टूडेंट है जिसने अभी कॉलेज पास किया है, आपको बहुत ज्यादा सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि इस कोर्स में बिल्कुल शुरू से लेकर के एनसीईआरटी के लेवल से शुरू करके जो भी आपकी स्टैंडर्ड किताबें हैं वहां तक का जो आपका मटेरियल है वो इसमें कवर किया जाएगा। और वो भी बहुत कम प्राइस पर, बहुत मिनिमम प्राइस पर, मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसमें भी अगर आप देखें, अगर आपको लगता है कि इतना प्राइस आप पे नहीं कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप ये कोड लगा सकते हैं AKSHAY। जब आप ये कोड लगाएंगे तो कोड लगाने के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा, बहुत ज्यादा छूट यहाँ पर आपको मिलेगी। तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए इस पूरे कोर्स में ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आप ईएमआई का इस्तेमाल करके हर महीने कुछ छोटी छोटी पेमेंट देकर के कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स अलग अलग मीडियम्स में भी मौजूद है। कोर्स हिंदी मीडियम में है, कोर्स इंग्लिश मीडियम में है और कोर्स इंग्लिश मीडियम में मौजूद है। इस कोर्स में आपको लगभग 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। इसमें आपको 10 प्रिंटेड कलर नोट्स मिलेंगे। इसमें आपको जो है 2 साल तक का करंट अफेयर का क्रैश कोर्स भी मिलेगा, वो भी कोर्स के साथ में ही। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर पूरे कोर्स में मौजूद है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, वहां पर कोड लगाइए और कोड लगा करके ज्यादा डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट करके रखिए 8750187501। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत में माओवाद की वर्तमान स्थिति क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि सरकार का टारगेट क्या है, कि सरकार भारत में माओवाद को कब तक खत्म करना चाहती है। टारगेट बार बार आपको याद रखना है, सरकार का टारगेट है 31 मार्च 2026।
सरकार का टारगेट है 31 मार्च 2026 तक भारत में माओवाद को समाप्त किया जाए। तो 31 मार्च 2026 तक भारत को माओवाद से मुक्ति दिलाने का टारगेट सरकार ने अपने लिए डिसाइड किया है और इसके लिए बहुत बड़े कदम भी उठाए गए हैं। जैसे अगर आप देखें 2024 से लेकर के अब तक सुरक्षा अभियानों में 500 से ज्यादा माओवादी जो हैं वो मारे गए हैं। केवल 2025 में लगभग 285 माओवादी मारे गए थे। 2026 में अब तक 22 माओवादी को निष्क्रिय किया गया है। तो ये सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार आपका माओवादियों के बीच में काम कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने माओवादी नेताओं और कैडर की स्मृति में बनाए गए 100 से ज्यादा स्मारकों को ध्वस्त किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रही है। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में भारत में जो आंकड़े हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए थे वो आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2025 तक भारत में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या घट करके 11 रह गई है। मात्र 11 जिले ऐसे हैं जहां पर वामपंथ उग्रवाद का थोड़ा सा भी अंश आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो आप भारत के लिए मान सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चेंज क्या रहा है कि जो वैचारिक बेस है, जो आपका सोशल, जो आपका आइडियोलॉजिकल बेस है वो माओवादियों का काफी ज्यादा कमजोर हो रहा है। जो सोशल चेंज है वो आपको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो माओवाद आंदोलन जो है इसकी जो वैचारिक अपील है वो काफी ज्यादा कमजोर हो रही है। जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसकी उपस्थिति दूर दराज के इलाकों में सड़कों, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से बढ़ रही है। तो अभी माओवादी लोगों को बरगलाते कैसे हैं? इसी तरीके से क्या सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही है? पर अब तो सरकार लोगों को सड़कें उपलब्ध करा पा रही है। अब सरकार जो है लोगों के लिए राशन उपलब्ध करा पा रही है। तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स शुरू की गई हैं, बहुत सारी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। तो इसी का परिणाम है कि माओवादियों की जो अपील रही है वो अपील यहाँ पर कमजोर हो रही है। इसके अलावा छोटी छोटी जगह पर हालांकि अभी भी आपको हिंसा देखने को मिलेगी, लेकिन बड़े लेवल पर अब कोई बड़ा इवेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। सीपीआई माओवादियों की अगर आप बात करें, जो माओवादियों का सबसे बड़ा संगठन है, तेजी से इसका नेतृत्व, काडर शक्ति, क्षेत्रीय नियंत्रण और हथियार जो क्षमता है वो कम होती जा रही है और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये संगठन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें भारत में नक्सलवाद आंदोलन की बैकग्राउंड क्या रहा है, पृष्ठभूमि क्या रही है, तो बैकग्राउंड अगर आप देखें तो इसमें नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत भारत में 1967 में नक्सलबाड़ी एक जिला है, वहां से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आंदोलन की शुरुआत आप कह सकते हैं कि जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है और जो खासतौर पर जो आपके बागानों में काम करने वाले किसान हैं, उनकी तरफ से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उनकी तरफ से एक उग्रवादी आंदोलन जो है उसकी जमीन तैयार की गई थी। इसके बाद अगर आप देखें तो धीरे धीरे ये आंदोलन आपका किसानों से निकल करके जो वनों में रहने वाले आदिवासी हैं इनके इलाकों तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो नक्सलवादी हैं वो लोगों की जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और सरकार, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर नक्सलवादियों की पूरी तरीके से गलती है। हमको अपनी गलती भी स्वीकार करनी पड़ेगी, सरकार की गलती भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि आजादी के बहुत सालों बाद भी जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है उन तक हम वो सुविधाएं, वो रिसोर्सेज और वो आधारभूत ढांचा नहीं पहुंचा पाए थे जिनकी उनको जरूरत थी। और इसी हमारी गलती का इस्तेमाल करके, इसी हमारी कमी का इस्तेमाल करके माओवादियों ने लोगों को बरगलाना, खासतौर पर ट्राइबल कम्युनिटीज को बरगलाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सर्विसेज जो हैं, ये सुविधाएं जो हैं, ये मूलभूत जरूरतें जो हैं वो अब आदिवासी कम्युनिटीज की पूरी हो रही हैं। और उसी का परिणाम है कि पिछले कुछ सालों में भारत में माओवाद में काफी ज्यादा गिरावट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कुछ प्रमुख नेताओं के नाम अगर आप देखें, इसमें अगर आप माओवाद की बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो लिया जाता है वो नाम है आपका चारू मजूमदार का। चारू मजूमदार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में माओवाद की, भारत में नक्सलवाद की शुरुआत की थी। इसके अलावा आपका कानू सान्याल है, इसके साथ साथ जंगल संथाल, ये 3 नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 2004 में विभिन्न गुटों के विलय से सीपीआई माओवादी नाम का एक संगठन बना था, जो संगठन वर्तमान समय में भारत में माओवाद को आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर आंदोलन के प्रभाव की बात करें कि ये जो आंदोलन चला है इसकी वजह से भारत को कितना नुकसान हुआ है, तो आंदोलन की वजह से अगर आप देखें 1980 के दशक में आंदोलन ने जोर पकड़ा था और 1980 के दशक से लेकर के अभी 2020 के मध्य तक तकरीबन आपके 15,000 से ज्यादा लोग इस पूरे आंदोलन की वजह से मारे जा चुके हैं। इसमें से आपके 9 से 12,000 नागरिक, सामान्य नागरिक मारे गए हैं। 2,500 से लेकर के 3,000 जो है आपके सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 4,000 से लेकर के 6,000 माओवादी भी इसमें मारे गए हैं। इसके अलावा 2014 के बाद अगर आप देखें तो भारत में माओवाद की वजह से जो मृत्यु दर है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आपको नजर आएगी। तो 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, उसको थोड़ा सा एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि 2014 के बाद से भारत में माओवाद की स्ट्रैटेजी में किस तरीके से चेंज आपको देखने को मिला है। 2014 के बाद से अगर आप देखें तो भारत सरकार की तरफ से तमाम जो आपकी जो एंटिटीज हैं जो कि माओवाद को खत्म करने में इन्वॉल्व है, माओवाद से जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में आपका एक समन्वित पॉलिसी जो है
सुरक्षा और विकास के बीच में एक समन्वित पॉलिसी जो है उसको सरकार ने अपनाया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड अगर आपको याद रखना है जो सरकार की तरफ से अपनी पॉलिसी के तौर पर स्वीकार किया गया है, वो कीवर्ड है आपका क्लियर होल्ड एंड बिल्ड मॉडल। क्लियर होल्ड एंड बिल्ड मॉडल, ये मॉडल क्या है? इसमें सबसे पहले सरकार जो है आपका जो भी इलाका माओवाद से प्रभावित है उसको माओवाद से क्लियर करने की कोशिश करती है, माओवादियों को वहां से भगाने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले एक इलाके को क्लियर किया जाता है, उसको होल्ड किया जाता है। होल्ड करने का मतलब यह है कि वहां पर सुरक्षा बलों की जो प्रेजेंस है वो स्थापित की जाती है और फिर वहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है। तो क्लियर होल्ड एंड बिल्ड की जो स्ट्रैटेजी है वो सरकार की स्ट्रैटेजी है। आपको याद रखना है मेंस के एग्जाम में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है और खासतौर पर 2026 की मेंस के एग्जाम में, क्योंकि 2026 में माओवाद को खत्म करने का टारगेट जो है वो सरकार ने डिसाइड किया है। तो क्लियर होल्ड एंड बिल्ड स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में सरकार ने क्या क्या किया है? तो 2014 से लेकर के 2024 के बीच में हजारों किलोमीटर तक की सड़कें जो हैं उनका निर्माण किया गया है। रेलवे जो है, रेलवे का विस्तार किया गया है। 4800 से ज्यादा मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं। बैंक शाखाएं स्थापित की गई हैं। एटीएम और डाक सर्विसेज स्थापित की गई हैं। एकलव्य मॉडल पर जो आपके स्कूल हैं, आपको पता है कि एकलव्य स्कूल जो है वो भारत में ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो एकलव्य मॉडल पर स्कूल स्थापित किए गए हैं। जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल प्रदान करने के लिए आईटीआई स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये तमाम जो आपके प्रयास हैं वो इसी मॉडल का परिणाम है और इसी का रिजल्ट है कि भारत में माओवाद में आपको बड़े लेवल पर गिरावट नजर आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सुरक्षा और अवसंरचना के लिए बजट जो है सरकार का वो भी काफी ज्यादा बढ़ा है और अभी जो टोटल बजट बढ़ करके 3400 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो बजट में भी आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये तमाम स्ट्रैटेजीज हैं जो कि सरकार ने अपनाई हैं और इन्हीं का परिणाम है कि भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में आपको बहुत बड़े लेवल पर गिरावट नजर आई है। चलिए यहाँ पर टॉपिक करते हैं समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा देश में वामपंथ उग्रवाद यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 2024, ऑप्शन बी 31 मार्च 2026, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2026 और ऑप्शन डी 1 जनवरी 2027। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में माओवाद को समाप्त करने के लिए इनमें से कौन सी तिथि जो है वो सरकार की तरफ से डिसाइड की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और इसके साथ साथ अगर आप स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसमें आपको ईएमआई की सुविधा भी मिल जाएगी। तो चलिए इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।